नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी नेटवर्क के सारे चैनल्स पर एक बेहद खास बातचीत। मैं हूं संजय पुगलिया। हम इस वक्त मुंबई में राजाबाई टावर्स के नीचे बैठे हुए हैं और हमारे खास मेहमान हैं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी। महाराष्ट्र के नई जनरेशन के नेताओं में इस वक्त जो सबसे ताकतवर नेता बन करके उभरे हैं, उनका पदनाम कुछ भी हो, मुझे लगता है कि इस वक्त के ताकतवर नेताओं में से वो एक हैं। और महाराष्ट्र से हम ये बैटल ग्राउंड शुरू कर रहे हैं क्योंकि चर्चा हो रही है कि ऐसे तो ये चुनाव बड़ा आसान है, लेकिन अगर थोड़ी लड़ाई है तो महाराष्ट्र में है। इसी को समझने के लिए हमने आज कोशिश की है कि इनसे वक्त मिले और काफ़ी कुछ जानकारी इनसे हम इकट्ठा करें। सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। तो हमने नाम रखा है बैटल ग्राउंड महाराष्ट्र। हम समझते हैं कि ऐसे तो पूरा चुनाव इस वक्त बीजेपी के लिए आसान दिखता है, ये सब लोग बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर इतने टुकड़े, इतने ग्रुप, इतने अलायंस बन गए हैं कि हमको हिसाब किताब रखने में मुश्किल हो रही है। देखिए, टुकड़े और ग्रुप्स का कोई सवाल नहीं है। ये जो चुनाव है, इसमें दो खेमे हैं, एक मोदी जी को चाहने वाला खेमा और एक मोदी जी को विरोध करने वाला खेमा। और लोगों ने मन में तय कर लिया है, कोई भी पार्टी रहे, कोई भी सिंबल रहे, जो मोदी जी के साथ है उसको लोग वोट करेंगे, जो मोदी जी का विरोधी है उसको लोग रिजेक्ट करेंगे। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप दो ही खेमे याद रखिए, मोदी जी के साथ कौन है और मोदी जी के विरोध में कौन, बस। जब ऐसा क्लियर खेमा बन गया है तो और थर्ड टाइम इनकम्बेंसी में ऐसी प्रो इनकम्बेंसी कम देखी जाती है। ऐसे में बीजेपी के लिए तो ये मौका था कि इस बार एकला चलो रे कर लेते। देखिए, पहली बात तो यह है कि आपकी इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि पहली बार इतनी प्रो इनकम्बेंसी हम लोग देख पा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा एक व्यापक विचार किया है। एनडीए में जो लोग हमारे साथ आए, हमने उनको हमेशा संभाला है। लोग जो हमसे दूर गए, वो उस समय की उनकी जो पॉलिटिकल व्यवस्था थी, जो अवस्था थी, कुछ पॉलिटिकल पार्टियां अपने स्वार्थ के कारण हमारे से दूर गई। हमने कभी किसी को दूर नहीं किया है। और महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी हमारे साथ आए हैं, हमारे एलाइज है, तो उनको साथ में लेकर ही हम आगे बढ़ेंगे। जी, अब सबसे बड़ी जिज्ञासा लोगों में ये है कि अब आपके अलायंस में सीटों का बंटवारा कैसे होगा। और ये भी अजीब है कि बंटवारा और अलायंस का सारा पूरा हुए बिना, अनाउंसमेंट के बिना, बीजेपी ने तो अपने कुछ कैंडिडेट भी घोषित कर दिए। देखिए, हम लोग साथ में बैठे, 80% सीटों पर हम लोगों ने अपना मत बना लिया। तो जो सीटें भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में आई, जो सीटें शिवसेना के हिस्से में आई, जो अजित पवार जी के एनसीपी के हिस्से में आई, तीनों ने मिलकर तय किया कि अब इन सीटों पर हम लोगों ने सहमति बना ली है। जिस पार्टी को जब चाहे अपने अपने सहूलियत के हिसाब से वो उम्मीदवार घोषित कर सकता है। जिस पर अभी हम लोगों ने चर्चा नहीं किया, जिस पर चर्चा अटकी है या जिसके ऊपर अभी डिस्कशन हो रहा है, उस पर कोई डिक्लेयर नहीं करेगा। तो इसलिए हम लोगों ने डिक्लेयर किया है। शिवसेना चाहेगी वो भी, जिन सीटों पर दोनों पार्टियों ने उनको सहमति दी है कि भैया आपकी सीटें वो कर सकती है, और जिन पर एनसीपी को हमने सहमति दी वो भी कर सकती है। ये मान लिया जाए मोटे तौर पर कि 48 में से 30 सीटें बीजेपी लड़ रही है, बची हुई में 2 पार्टियों को बांटेंगे। जी नहीं, ये सही नहीं है। ये सही नहीं है, इससे कम होंगी क्या? देखिए, अभी इस प्रकार से बात करना ये अलायंस के धर्म में नहीं बैठता। ओके, एज अ प्रिंसिपल समझने के लिए कि लोकसभा में बीजेपी को बड़ा हिस्सा मिले और विधानसभा में क्षेत्रीय पार्टियों को बड़ा हिस्सा मिल जाए, ये फॉर्मूला, थंब रूल तो सही है? ऐसा भी कोई थंब रूल नहीं है। ऐसा है, अभी इस अलायंस में हम लोग विधानसभा में 115 है, शिवसेना 40 + 10 50 है, अजीत दादा 42-43 है। तो इसलिए आज भी इस गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी हम है। और ये तो नहीं हो सकता कि हम बड़ी पार्टी से छोटी पार्टी बने। तो ये हमारे दोनों पार्टनर भी समझते हैं। हाँ, मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ, दोनों का पूरा सम्मान रखा जाएगा और पूरे सम्मान के साथ हम लोग विधानसभा का भी अलायंस करेंगे। तो ये सेम ग्रुप जो बना हुआ है, ये विधानसभा में यही शेप रहने वाला है? बिल्कुल यही शेप रहेगा, यही ग्रुप रहेगा, साथ में लड़ेंगे और विधानसभा भी चुनकर आएंगे। बिल्कुल।
बहुत सारी चर्चा है कि अभी भी आप अलायंस पार्टनर और ढूंढ रहे हैं। उद्धव ठाकरे पर भी एक और कोशिश हुई है और आजकल राज ठाकरे की बड़ी चर्चा है। पहली बात तो यह है कि उद्धव ठाकरे जी पर कोशिश करने के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है। ओके। तो आप ये दिमाग में रख लीजिए, वो कोई कोशिश कर रहे हैं तो मुझे पता नहीं है। हमारी तरफ से कोशिश की गुंजाइश नहीं है, करने का कारण भी नहीं है। उन्होंने जिस प्रकार से भूमिकाएं ली है, एंटी मोदी जी की भूमिका, और अब तो मुझे बहुत इस बात का दुख है। देखिए, राजनीति तो अपनी जगह, इस बात का दुख है कि वोट की राजनीति में धीरे धीरे सूडो सेक्युलर अपीजमेंट की राजनीति में उद्धव ठाकरे पहुंच गए और उन्होंने सीएए को विरोध कर दिया। मतलब मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं कि क्या सच में बाल ठाकरे जी के बेटे हैं कि जो सीएए का विरोध करते हैं। सीएए का विरोध उन्होंने कर दिया परसों भाषण में अपने। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि अब खेमे बढ़ चुके हैं। बिल्कुल। आगे चलते हुए एक जिज्ञासा सब लोगों की बहुत है, वो ये है कि लोकसभा चुनाव एक तरीके से सब कह रहे हैं डन डील है, कोई इसमें खास बात नहीं है, लेकिन असेंबली के लिए आपके लिए फिर एक प्रश्न आएगा कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित हो कि ना हो, और हो तो कौन हो। पहले तो मैं आपको ये कहता हूँ कि हाँ, हमको पूरा कॉन्फिडेंस है, हम लोकसभा जीतेंगे, अच्छे तरीके से जीतेंगे, 400 पार जाएंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको डन डील समझकर चल रहे हैं। हम कॉम्प्लेसेंट नहीं है, अब पूरी मेहनत करेंगे, हम लोगों तक जाएंगे। अपने मेहनत के बलबूते पर, मोदी जी के काम के बलबूते पर हम लोग ये चुनाव जीतेंगे। जहाँ तक विधानसभा का सवाल है, उसको बहुत समय है। विधानसभा से पहले हम लोग अपनी स्ट्रैटेजी तय करेंगे। हम लोग फेस के साथ जाएंगे, बिना फेस के जाएंगे, क्या जाएंगे, इसका सारा निर्णय हम लोग मिलकर करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी में पार्लियामेंट्री बोर्ड की एक व्यवस्था है, वो व्यवस्था तय करती है कि किस प्रकार से चुनाव लड़ना है। तो इसलिए इसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, मेरे को अधिकार भी नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत ही ऑब्वियस सा एक्सपेक्टेशन होगा कि जो अभी की परिस्थिति दिख रही है उसमें बीजेपी उस पद की दावेदार हो असेंबली चुनाव में। नहीं, ये दावेदारी का सवाल ही नहीं है। आप जब अलायंस में होते हैं तो आपको कुछ चीज़ें मिलती है, कुछ चीज़ें नहीं मिलती, कुछ आपको लेना पड़ता है, कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। और राजनीति में आज का छोड़ दीजिए, कल का कोई क्या प्रेडिक्ट करे। इसलिए उस समय की जो परिस्थिति होती है, अब किसी ने ये विचार किया था कि 2019 में हम साथ में लड़ेंगे, साथ में चुनकर आएंगे और उसके बाद कुर्सी के लिए उद्धव जी उधर चले जाएंगे। इसलिए राजनीति में मुझे ऐसा लगता है कि इतने जल्दी सारी चीज़ें बोलना ये भी बहुत कठिन है। उस समय की जो परिस्थिति होगी, उस परिस्थिति के अनुरूप हम लोग चुनाव में आगे जाएंगे। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहता हूँ, यही गठबंधन जाएगा, यही मुख्यमंत्री उस समय मुख्यमंत्री होंगे, ये भी मैं आपको बोल देता हूँ। बिल्कुल। चूंकि आपने कहा अभी एलाइज के बारे में, और ये कि कॉम्प्लेसेंसी नहीं होनी चाहिए और लगातार मेहनत करेंगे, इसीलिए मैं उस सवाल पे वापस आना चाहता हूँ कि अभी भी राज ठाकरे के साथ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अलायंस की कोशिशों की हम चर्चा सुनते हैं। कि मैंने इससे पहले भी इस बात को स्पष्ट किया है कि अभी अलायंस की चर्चा तो कोई हमारी शुरू नहीं हुई है। मुझे जब पूछा गया कि क्या ये अलायंस हो सकता है, तो मैंने कहा हमारी कोई चर्चा नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि पहले उनके साथ अलायंस करने में हमको तकलीफ थी। तकलीफ ये थी कि भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय अस्मिता को तो मानती है, महाराष्ट्र में रहेंगे तो मराठी आदमी की बात तो करनी पड़ेगी, ये क्षेत्रीय अस्मिता है, इसमें कोई। लेकिन हम क्षेत्रीय अस्मिता के साथ साथ राष्ट्रीय अस्मिता पर भी काम करने वाले लोग हैं, और इसलिए एक्सक्लूजन में राजनीति, इसको हम नहीं मानते। आज अगर हम देखें तो राज ठाकरे जी ने मराठी की बात तो करते ही है और करनी चाहिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उन्होंने अपने विचारों को और व्यापक भी बनाया। आज हिंदुत्व की बात वो करते हैं, और एक हिंदुत्व ऐसी चीज़ है जो हमको उनके साथ जोड़ सकती है। तो इसलिए आज हमारी कोई बातचीत तो नहीं चल रही, पर पीछे आपने मुझे पूछा होता तो मैं आपको ये कह देता कि इनके साथ हम कभी जा नहीं सकते। आज मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि उनसे कोई हमारा गठबंधन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसी परिस्थिति अब नहीं रही है। हाँ, अभी बातचीत नहीं हुई है क्योंकि हम 3 लोग हैं, और इस गठबंधन में किसी को अकोमोडेट करना ये भी तो एक
टास्क है, बिल्कुल। तो इसलिए अभी हमारी कोई बातचीत नहीं है। शरद पवार साहब वाला जो एनसीपी है, तो अब जो भी लोग उनके पास बच गए हैं, हमने सुना है कि उसमें भी आप लोग कोशिश कर रहे हैं कुछ लोगों को अभी भी लाने की। नहीं, हम ऐसी कोई कोशिश नहीं कर रहे। हाँ, कुछ लोग आना चाहते हैं, ऐसा हमको बार बार पता चलता है। जो आना चाहते हैं उनको लेंगे। आना चाहते हैं, ये सवाल आपसे कई बार पूछा गया होगा, मैं फिर से पूछना चाहता हूँ। जब आपको ईवीएम पर इतना भरोसा है, तो ये बात शरद पवार साहब और उद्धव ठाकरे साहब दोनों बोलते हैं कि जब ईवीएम पर भरोसा है तो ईडी पर इतनी डिपेंडेंस क्यों? देखिए, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, ईडी आज बनी है? ईडी को बनाने वाले कौन है? ईडी को अधिकार देने वाले कौन है? ईडी का कानून बनाने वाले कौन है? चिदम्बरम साहब है, यूपीए की सरकार है। और इससे पहले क्या कार्रवाइयाँ नहीं हुई है? देखिए, मैं सीधी बात कहता हूँ, देश में कोर्ट है, देश में कानून है, देश में व्यवस्था है। अगर कोई एजेंसी गलत काम करेगी तो देश के कोर्ट उसको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन आप हर दिन नया भ्रष्टाचार करेंगे, और जब भ्रष्टाचार उजागर होगा और कोई कार्रवाई आपके ऊपर होगी, तो फिर आप छाती पीट के कहोगे कि ये तो पॉलिटिकल वेंडेटा है, इस प्रकार से हो रहा है। ये नहीं होता है, ये गलत बात है। हमको ईडी की कोई ज़रूरत नहीं है। हम ईडी के भरोसे राजनीति नहीं करते, हम काम के भरोसे राजनीति करते हैं। और देखिए, ईडी के भरोसे समाज का जो गरीब तबका है उसके वोट नहीं जीते जा सकते। हमने उसके वोट जीते हैं मोदी जी के काम के भरोसे। ये हम लोगों का चैटर क्लास का प्रॉब्लम है। जी बिल्कुल, मैं ये मानता हूँ कि आज समाज का जो गरीब तबका है उसके मन में ये बात पक्की है कि मेरा भला कोई कर सकता है, मेरे समाज का भला कोई कर सकता है, मेरे देश का भला कोई कर सकता है, तो मोदी जी कर सकते हैं। ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट जो बताया है, इस पर चर्चा होते रहती है कि मोदी ब्रांड जो है इसके बहुत सारे डायमेंशन हैं। उसको देखने वाला, उसको जो ग्रहण करने वाला है, वो अपने अपने हिसाब से उसको देखता है। महाराष्ट्र में इस ब्रांड का कौन सा साइड है जो आपको लगता है कि जब आप लोगों से बात करते हैं तो उसको सामने रखते हैं, या वो ज़्यादा अपील कर रहा है यहाँ के लोगों को? देखिए, महाराष्ट्र में मोदी 360 डिग्री ये ब्रांड है, क्योंकि जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर महाराष्ट्र में बना है उस पर मोदी जी की छाप है। जिस प्रकार से गरीब कल्याण का एजेंडा चला है उस पर मोदी जी की छाप है। जिस प्रकार से महिलाओं को अधिकारिता मिली है उस पर मोदी जी की छाप है। जिस प्रकार से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए योजनाएं तैयार हुई है उस पर मोदी जी की छाप है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ऐसा कोई तबका नहीं है कि जो अछूता हो मोदी जी के ब्रांड से। इसलिए 2014 में, 2019 में हमने 40 पार कर लिया, और इस बार भी हम पिछला रिकॉर्ड तोड़ेंगे। 40 का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, आपका ये कहना है? बिल्कुल तोड़ेंगे। ओपिनियन पोल में जिस प्रकार के आंकड़े आ रहे हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, उसमें इस स्टेट को लेकर बड़ा डिबेट है। एक तरफ कोई 26 दे रहा है, दूसरी तरफ कोई 41 दे रहा है। मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पंडित कभी कभी गलती ये करते हैं कि हर चुनाव को वो अरिथमेटिक समझते हैं, और फिर हम 3 पार्टियां, वो 3 पार्टियां, इनको कितने मिलेंगे, इनको कितने मिलेंगे, ऐसा एक अपना गणित लगाते हैं और उसको प्लस करते हैं। ये चुनाव पॉलिटिकल अरिथमेटिक का चुनाव नहीं है, ये पॉलिटिकल केमिस्ट्री का चुनाव है। पॉलिटिकल अरिथमेटिक में 1 + 1 2 होता है, पॉलिटिकल केमिस्ट्री में 1 + 1 11 होता है। इसमें जो पॉलिटिकल केमिस्ट्री है वो मोदी जी के साथ आम आदमी की केमिस्ट्री जुड़ी हुई है। इसलिए कोई पॉलिटिकल पंडित इस बात को भाप नहीं पा रहा है, नहीं पाएगा। मैं ये कहता हूँ कि जो लोग हमको 26 सीटें, 28 सीटें, 30 सीटें देते हैं, वो लोग आज ही करेक्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, ये पूरी स्क्रिप्ट बिल्कुल सही लगती है। महाराष्ट्र में एक लेयर लेकिन और है, वो है जो मराठा आरक्षण का मुद्दा आया और उस पर फिर आप लोग मान गए, 10% का दे दिया। अब वो कोर्ट में चैलेंज हो रहा है, वहाँ आपकी क्या दलील होगी? क्योंकि मुद्दा उसके साथ फिर ओबीसी का दूसरे ढंग से नैरेटिव शेप करने की कोशिशें हो रही हैं। इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? क्या ये कोर्ट में टिकेगा? देखिए, हम लोगों ने इसके ऊपर बहुत अभ्यास किया है। पिछले समय हम लोगों ने मराठा समाज को आरक्षण दिया था। हाईकोर्ट में तो हमारे साइड से निर्णय आया और हाईकोर्ट ने उसको अपहेल्ड किया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहेल्ड नहीं किया।
तो सुप्रीम कोर्ट ने जब उसको सेट असाइड किया, उस समय किन मुद्दों पर उन्होंने सेट असाइड किया, ऐसे सारे मुद्दों का हमने अभ्यास किया। हमने एक चीफ जस्टिस भोसले साहब है, उनकी कमेटी तैयार की थी। उसने ऑब्जर्वेशन उसमें से निकाल कर एक रोड मैप तैयार करके दिया कि कहाँ कहाँ हम लोगों का डेफिसिट रह गया, सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा डेफिसिट पॉइंट आउट किया है। और हम लोगों ने एक बहुत एक्सटेंसिव सर्वे किया। 4 लाख लोग एक सर्वे कर रहे थे, 4 लाख, 4 लाख कर्मचारी, और 2.5 करोड़ घरों का सर्वे करके हमने उसका एक कंप्लीट डेटाबेस तैयार किया। जो डेफिशिएंसीज पॉइंट आउट हुई थी, उन डेफिशिएंसीज को हमने मेक गुड किया और उसके आधार पर हमने ये आरक्षण दिया है। और हमने ओबीसी के आरक्षण को कोई भी धक्का न लगाते हुए, उसको कहीं पर भी कोई डेंट न करते हुए यह आरक्षण दिया है। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से न्यायालय हमारी बात को मानेंगे और न्यायालय हमारे साइड से निर्णय देंगे। बिल्कुल। एक तीसरा मुद्दा है जो वैसे मेरी नज़र में तो तात्कालिक है, लेकिन वो हम लोग अभी हेडलाइन में रखेंगे इसको, वो है इलेक्टोरल बॉन्ड वाला। क्योंकि अब उसमें नाम सामने आ गए। मूल आइडिया ये था कि नाम सामने नहीं आना है, लेकिन एक कोर्ट ने रूलिंग दी है तो नाम सामने आ गए। उसमें सभी पार्टियां शामिल हैं। आंकड़ा छोड़ देते हैं, वो तो हमेशा रूलिंग पार्टी को ज़्यादा मिलता है, लेकिन इससे ये तो पता लगता है कि कॉरपोरेट्स, फिर उनके फ्रंट, फिर उनके दूसरे सैटेलाइट लोग, ये लोग पैसे दे रहे हैं और सबको दे रहे हैं। और ये पैसे का जो प्रभाव है पॉलिटिकल क्लास पे, ये एक प्रॉब्लमेटिक एरिया है। बीजेपी से उम्मीद थी कि इसको फंडामेंटली एड्रेस करेंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, उसका कंप्लायंस इलेक्शन कमीशन कर रहा है, तो मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का हमेशा ये प्रयास रहा है कि हम लोग काले पैसे से जो चुनाव लड़ा जाता है वो न लड़ा जाए। जो भी पैसा लड़ा जाए वो अकाउंटेड मनी से लड़ा जाए। अब ये बॉन्ड सही है कि गलत है, इसमें मैं नहीं जाने वाला, लेकिन इसका हिसाब क्यों मिल रहा है? क्योंकि अकाउंटेड मनी है। तो इसलिए बीजेपी की भूमिका हमेशा ये रही है कि जो भी चुनाव लड़े उसकी क्या पद्धति हो, बड़े लोग मिलकर तय करेंगे, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। मैं उसमें कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये मानती आई है कि काले पैसे का प्रभाव ये दूर किया जाना चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई रिफॉर्म्स हमारी सरकार आने के बाद किए गए कि पॉलिटिकल फंडिंग कैसी होगी, आप कैश में कितना पैसा ले सकते हो, ऐसे कई चीज़ें हमने किए। अब चूंकि न्यायालय ने एक निर्णय दिया है, उसका अभ्यास होगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। मैं कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं उसमें। बिल्कुल। अब थोड़ा विषय बदलते हैं, क्योंकि एक आपका जो कार्यकाल था उसमें एक आपकी मेहनत और इंटीग्रिटी और निर्विवाद सा रहा, और उसमें बहुत बड़े प्रोजेक्ट शुरू हुए थे जो अब पूरे हो रहे हैं। और ये अब लोगों को जानने की बड़ी जिज्ञासा है कि और क्या होगा, क्योंकि मोदी जी खुद ये चुनाव के आगे अब आने वाली सरकार की तैयारी के लिए मीटिंग्स बुलाना शुरू कर चुके हैं, ब्यूरोक्रेट्स वगैरह को बुला करके बैठ रहे हैं। जाहिर है कि फिर एग्जीक्यूशन का काम आप लोगों के ऊपर आने वाला है। तो ये जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं, उन पर कुछ रोशनी डालिए। देखिए, पहली बात तो मुझे इस बात की खुशी है कि यह सारे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हम लोग डिलीवर कर रहे हैं। इन प्रोजेक्ट्स की शुरुआत जब मैंने की थी तो मुझे आज भी याद है, विधानसभा में मेरे ऊपर बहुत तंज कसा गया और कहने लगे कि भूमि पूजन तो होते हैं लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट पूरे नहीं होते। और मैंने कहा था मैं रिकॉर्ड टाइम में ये सारे प्रोजेक्ट पूरा करूंगा। आज आप देख सकते हैं कि देश का सबसे लंबा सागरी सेतु, समुद्र का सेतु 22 किलोमीटर का तैयार हो गया, उस पर ट्रैफिक शुरू हो गया। अभी अभी हम लोगों ने एक लेन हमारे जो कोस्टल रोड है उसकी शुरू कर दी, जो एक इंजीनियरिंग मार्वल है। हमारे जो अंडरग्राउंड मेट्रो है 40 किलोमीटर की, जो एशिया की सिंगल सबसे बड़ी लाइन है, काम करीब करीब कंप्लीट हो चुका है। केवल उद्धव जी ने 2.5 साल डेपो का काम नहीं करने दिया, इसलिए उसको लेट हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से 2024 में हम उसको शुरू कर देंगे। न्यू मुंबई एयरपोर्ट 2024 के अंत तक हम शुरू कर देंगे। नागपुर मुंबई कम्युनिकेशन सुपर एक्सप्रेसवे का काम करीब हम लोगों ने उसका मेजर पोर्शन तो खोल दिया, सिर्फ 150 किलोमीटर का पोर्शन बचा है, उसको भी हम लोग अभी पूरा कर देंगे। ऐसे कई इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं कि जिन प्रोजेक्ट्स को हमने उस समय कहा था और हमने उसको पूरा किया। अभी पूना रिंग रोड का काम हम शुरू कर रहे हैं, विरार अलीबाग कॉरिडोर का काम शुरू कर रहे हैं। मुंबई में
वर्ली बांद्रा के बाद बांद्रा वर्सोवा का काम हमने शुरू कर दिया। वर्सोवा विरार, वर्सोवा से मड़ तक का काम अभी हम लोगों ने उसका टेंडर निकाल दिया। कल ही हमने मड़ से विरार तक के लिंक को हमने मान्यता दे दी है, जिसको वापस मैं जब जापान गया था तो जापान ने उसको फंड करने की बात कही है, तो उसका भी काम हम पूरा करेंगे। उसको हम विरार से अलीबाग कॉरिडोर को जोड़ रहे हैं, जिसका काम हमने ऑलरेडी शुरू कर दिया है, और इसको हमने ये सागरी सेतु से जोड़ दिया है। तो एक प्रकार से पहली बार मुंबई के लिए एक लूप तैयार हो गया है। बिल्कुल। और एमएमआर रीजन में 375 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क हम लोगों ने किया, जिसमें से करीब 100 किलोमीटर अभी डिलीवर हो गया है, हो रहा है। धीरे धीरे करके अगले 3-4 सालों में ये पूरा नेटवर्क डिलीवर होगा। आप नागपुर देखिए, उसकी मेट्रो का हमने रिकॉर्ड टाइम में काम किया, पूना मेट्रो का हमने रिकॉर्ड टाइम में काम किया। आज अगर आप देखेंगे तो ग्रामीण भागों में भी हम लोगों ने जो रास्ते, उन रास्तों को उन्नत करके, जो डिस्ट्रिक्ट रोड्स थे उनको हमने स्ट्रेट रोड का दर्जा देकर वहाँ पर भी हम कंक्रीट के रोड तैयार कर रहे हैं। आज बहुत बड़े पैमाने पर हम लोग केंद्र सरकार की मदद से हमारे शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए निवेश हमने चालू कर दिया है। हम लोगों ने आज कचरे से बिजली निर्माण के प्रोजेक्ट्स होंगे, कचरे से पेलेट्स निर्माण के प्रोजेक्ट होंगे, ऐसे कई इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट ये हम लोगों ने पूरे किए या उसका काम हमारा शुरू है। और अभी एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जिसको केंद्र सरकार ने और हमने मिलकर मान्यता दी है, वो है वाढ़वण का पोर्ट। ये वाढ़वण का जो पोर्ट है, ये देश के लिए इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम लोग देखें तो हमारे देश की जो पोर्ट लेड डेवलपमेंट है, उसको पिछले 30 सालों तक जेएनपीटी पोर्ट ने फ्यूल किया। आज देश का 65% कंटेनर ट्रैफिक जेएनपीटी पोर्ट जो है वो हैंडल करता है। अब वाढ़वण का जो पोर्ट है जेएनपीटी से 3 गुना बड़ा है, 3 टाइम्स बिगर, और उससे ज़्यादा डीप ड्राफ्ट का पोर्ट है। दुनिया का सबसे बड़ा जहाज ये वाढ़वण के पोर्ट पे आ सकता है। तो एक प्रकार से बिग टिकट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जिस प्रकार से हम लोग कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा चेंज हम लोग ये कर पाएंगे। और ये क्यों कर पा रहे हैं? इसलिए कर पा रहे हैं कि मोदी जी की सरकार है। जिस प्रकार से जो स्पीड और जो स्केल मोदी जी के सरकार में देखने को मिलता है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। हम लोग वहां जाते, मतलब पुरानी सरकारों में भी मुख्यमंत्री जाते थे, उनकी सरकार होती थी, हाथ हिलाते वापस आते थे। हम कभी वापस नहीं आए, हम प्रोजेक्ट समाप्त करके वापस आए। बिल्कुल। ये जो आपने पूरा अभी लिस्ट बताई, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली हम में से बहुत सारे लोग, इट इज अनफादमेबल फॉर अस। इनमें 2 चीजें और हैं। वो है, एक तो ये एयरपोर्ट का बनना, ये दिल्ली से भी बड़ा एनसीआर बना देगा मुंबई का, मतलब नासिक तक, पुणे तक, नवी मुंबई तक, ये बहुत बड़ा फैलाव होने वाला है। दूसरी जो बहुत बड़ी चीज हो रही है, और यहाँ छोटा सा परिचय मैं अपना देना चाहूंगा। एज अ सिविक रिपोर्टर 40 साल पहले मैं धारावी की रिपोर्टिंग करता था, तब से पुनर्वसन सुनते थे, लेकिन अब ये होता हुआ दिख रहा है। हमको लगता है कि जो अब नई दुनिया बनने वाली है, मैं ग्लोबल बात कर रहा हूँ, उसमें मुंबई उस जगह के लिए टेक ऑफ के लिए रेडी है। और उसमें मैं धारावी के बारे में आपसे सुनना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है और इसमें लोगों को भरोसा दिलाना जरूरी है। आपने बहुत सही बात कही। धारावी की बात, जैसा आपने कहा, 40 सालों से चल रही है, लेकिन हो नहीं पाता था। जिस समय मैं मुख्यमंत्री था, हमने पहले इसका पूरा अभ्यास किया कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या है, और मूल रूप से इसमें 2 प्रॉब्लम हमारे को विशेष रूप से नजर आए। एक, लोगों का पुनर्वसन वही करना है, पुनर्वास वही करना है, लोगों को वहीं पर घर देना है। लोगों को अगर वहीं पर घर देना है तो कोई ना कोई लैंड हमको चाहिए कि जिसपे हम पहले कंस्ट्रक्ट कर पाए और लोगों को वहाँ शिफ्ट कर पाए और यहाँ पर वापस हम लोग बना पाए। अब वो लैंड भी धारावी में ही हमको चाहिए, ये तो लोगों का विश्वास हम नहीं जीत सकते। तो फिर मेरे ध्यान में आया कि वहाँ पर रेलवे की लैंड है, और हम लोग केंद्र सरकार के पास गए। हमने कहा कि ये लैंड हमको दीजिए। मोदी जी ने तुरंत हम लोगों को लैंड दी। हमने उसमें पैसे भर के उस लैंड को खरीदा, तो ये प्रोजेक्ट फिजिबल हो गया। और अब इसमें लैंड का प्रॉब्लम नहीं है। जो पात्र लोग हैं उन सबको वहीं पर हम घर देने वाले हैं, किसी को बाहर नहीं ले जाएंगे। दूसरी चीज मेरे ध्यान में आई कि धारावी केवल झोपड़पट्टी नहीं है, ये एक इकोनॉमिक सेंटर है। जो चीजें धारावी, आप तो इतने बार गए, जो चीजें धारावी में बनती है वो और कहीं बनती नहीं है। दुनिया का कोई भी ब्रांड जैसे के वैसे धारावी में आपको मिल जाएगा।
इतना वहाँ पर लोगों में काम करने की ललक है, लोग काम करते हैं। तो मेरे ध्यान में आया कि आप जैसे ही इनको फॉर्मल इकोनॉमी में लाओगे तो इनको टैक्स भरना पड़ेगा, ये नहीं आना चाहते फॉर्मल इकोनॉमी। तो हमने उनका भी पुनर्वास वही पूरे तरीके से प्लान किया, उनको सारी कॉमन फैसिलिटीज तैयार करके दी ताकि वो और अच्छे तरीके से प्रोडक्शन कर पाए। और हमने कहा कि 5 सालों तक फॉर्मल इकोनॉमी में आने के बाद इनको जीएसटी वगैरह कोई टैक्स नहीं लगेगा, हमने उनको टैक्स से एग्जम्पशन दे दिया। फिर इसमें तीसरी बात ये थी, ये सब तो कर लिया, लेकिन धारावी में करीब 1 लाख लोग ऐसे हैं कि जो पात्र ही नहीं है, क्योंकि पहले 2001 तक के लोग पात्र थे। मैंने कानून तैयार किया, 2011 तक के लोगों को पात्र किया, लेकिन 11 के बाद वालों का क्या है? वो भी तो उनको हटाए सिवा या उनको घर दिए सिवा आप वहाँ पुनर्वास तो नहीं कर सकते। फिर हम लोगों ने उसमें भी एक मार्ग निकाला, हमने कहा मानवता का दृष्टिकोण होना चाहिए, इन लोगों को हम लोग अकोमोडेट करेंगे, इनके लिए भी हम घर बनाएंगे। इनके लिए घर बनाते समय शायद थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा, ये पात्र नहीं है, वैसे तो इनको घर ही नहीं मिल सकता, तो 5-7 किलोमीटर में कहीं पर हम लोग प्लॉट्स देखकर इनके लिए भी घर बनाएंगे और हम इनको रेंटल हाउसिंग देंगे, लेकिन 10 साल बाद वो घर उनका होगा। तो जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने निर्णय दिया था, उस निर्णय का पालन करते हुए उसमें से हमने मार्ग निकाला। तो आज ऐसा है कि धारावी में जो पात्र है 2011 तक का, उसको वही घर मिल रहा है, अच्छा घर मिल रहा है, बेटर घर मिल रहा है। जो बिजनेस करता है उसको वही बिजनेस करना है, और जो पात्र नहीं है, जिसको डिस्प्लेस किया जाता, जिसको कुछ नहीं मिलता, उसको भी घर मिलने वाला है। मैं ऐसा मानता हूं कि देश का नहीं, दुनिया का अपने आप में अनूठा प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट को अब कोई प्रॉब्लम हमने रखा नहीं है, सारे प्रॉब्लम इसके दूर किए। इसका काम जल्दी ही शुरू हो रहा है, एक्चुअली शुरू हो ही चुका है, सर्वे वगैरह अभी चल रहा है, और धारावी जब बनेगा तो मैं ऐसा मानता हूं कि दुनिया के लोग ये देखेंगे कि किस प्रकार से गरीबी के साथ हम लड़ाई करके उसको पराजित कर सकते हैं और गरीबों को अधिकारिता दे सकते हैं। बिल्कुल। आप कब कहाँ किस पद पर रहें बात अलग है, अभी जिस पैशनेट तरीके से आपने धारावी के बारे में बताया, तो मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ। एक बनना चाहिए देवेंद्र फडणवीस ट्रैकर, और वो ये होना चाहिए कि हर महीने 2 महीने में, क्योंकि आपने कहा है कि दुनिया में बहुत बड़ी चीज़ हो रही है, एक्चुअली ये ग्लोबल हिस्ट्री में दर्ज होने वाली चीज़ हो रही है, ये मैं भी मानता हूँ। तो इसका समय के पहले काम पूरा हो जाए, इसलिए देवेंद्र फडणवीस ट्रैकर बनाना चाहिए। नहीं, मैं आपको, आपने बहुत अच्छी बात कही, मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं किस पद पर हूँ ये मेरे लिए मायने नहीं रखता। मेरे लिए ये प्रोजेक्ट मेरा पैशन है। देखिए, मेरी बेबीज है ये, इसकी शुरुआत मैंने की है, इसलिए खैर अभी तो जब मैं उप मुख्यमंत्री बना तो मेरे पास गृह निर्माण विभाग रखा था जिसके अंतर्गत ये आता है, इसलिए इसके सारी चीज़ें तो हम लोगों ने कर दी। मेरे पास विभाग नहीं भी रहा तब भी ये सारे प्रोजेक्ट्स को मैं मॉनिटर भी करता हूँ, और मैं मेरे मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे पूरी फ्रीडम दी है। उनको ये पता है कि मुझे राजनीति से ज़्यादा इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है, मुझे प्रशासन में इंटरेस्ट है, मुझे कामों में इंटरेस्ट है। तो मेरे मुख्यमंत्री जी ने मुझे ये फ्रीडम दी है कि मेरे पास डिपार्टमेंट हो चाहे न हो, मैं उसकी मीटिंग लेता हूँ, मैं उसका फॉलोअप लेता हूँ, और जहाँ अड़चनें आती हैं मुख्यमंत्री जी के पास ले जाता हूँ, उन अड़चनों को दूर करता हूँ। तो धारावी का भी ऐसा ही है, हम लोग उसके पूरे तरीके से, और मुख्यमंत्री जी ने भी कई निर्णय उसमें नगर विकास विभाग को लेने थे जो मुख्यमंत्री जी के पास था, मुख्यमंत्री जी ने भी उन निर्णयों को बहुत तेजी के साथ लिया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जैसा आपने कहा, ये सारे प्रोजेक्ट्स, इसका पैशन, और मैं आपको उससे आगे जब बढ़कर कहता हूँ, 2.5 साल में विपक्ष का नेता था, लेकिन आप सारे अधिकारियों को पूछिए, उन 2.5 सालों में भी जहाँ प्रॉब्लम आता था अधिकारी मेरे से बात करते थे, और अनऑफिशियली मैं ही उनको मदद करता था। वेरी इंटरेस्टिंग। ये पूछने की एक वजह है, दर्शकों को याद भी दिला दें कि आप नागपुर के एक्स मेयर हैं। डेमोक्रेसी में, गवर्नेंस में केंद्र राज्य ये तो बहुत व्यवस्थाएं बन गई हैं, लेकिन जो लोकल गवर्नेंस है वो अभी भी बहुत बड़ा चैलेंज है। और मुझे लगता है कि मुंबई दुनिया का वो लैब बन सकता है जिसमें अर्बन गवर्नेंस को रीडिफाइन किया जाए। इसके लिए जरूर आपके मन में कुछ और भी थॉट्स होंगे।
देखिए, आपने बिल्कुल सही बात कही। मूल रूप से मुंबई शहर जो है या मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो एरिया है, ये एरिया जो चीज़ें हम आज कर रहे हैं, ये 20 साल पहले होनी चाहिए। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि उद्धव जी को लोगों ने बहुत अवसर दिए, लेकिन इन अवसरों को वो परिवर्तित नहीं कर पाए। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि मुझे एक चीज़ दिखा दीजिए इस मुंबई में, एक चीज़ कि जो आइकॉनिक है और जो उद्धव जी ने की है या उनके मेयर ने या उनके लोगों ने की है। जो नॉर्मल चीज़ें होती है वो तो हो रही है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप आश्चर्य करेंगे कि इतनी बड़ी मुंबई में जितना सीवेज वाटर है, अंग्रेजों के ज़माने में बने हुए सेटलिंग टैंक से वो समुद्र में जाता है। इसलिए हमारे समुद्र में जो एक दुर्गंधी आती है, बदबू आती है, उसका कारण वो है। मैंने मुख्यमंत्री रहते हुए केंद्र सरकार के साथ बैठकर, क्योंकि हमारे देश में जो वाटर डिस्चार्ज है सी में करना है, उसके नॉर्म्स ही नहीं थे। मैंने 3 साल पीछे लग के वो नॉर्म्स तैयार किए। उसके बाद उसके टेंडर्स वगैरह इनको बुलाने लगाए, लेकिन जब तक उद्धव जी थे नहीं हो पाया। जैसे सरकार बदली, हम लोगों को वापस सरकार मिली, पीछे लग के उसके सारे टेंडर करके प्राइम मिनिस्टर साहब के हाथ से हमने उसका भूमि पूजन किया। अगले 3 सालों में एक बूंद भी गंदा पानी हमारे समुद्र में नहीं जाएगा। जैसे विदेशों में चौपाटियां हमको या समुद्र किनारे दिखते हैं ना, साफ पानी वाले, बिना बदबू वाले, वैसे मुंबई के किनारे होंगे। बिल्कुल, ये किसी और समय बात करने का विषय है, क्योंकि क्लाइमेट एक्शन में ये बहुत बड़ा काम है जो मुंबई में होना जरूरी है, ये उससे जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। 2 प्रोजेक्ट मैं गिनाना चाहूंगा जो आपने कहा था लेकिन नहीं हुआ जी। एक तो शिवाजी की बड़ी वाली प्रतिमा का जल पूजन हो गया, और दूसरा बुलेट ट्रेन बुलेट की तरह से प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है। आपने बहुत पहला तो बहुत सही बात आपने कही। छत्रपति शिवाजी महाराज की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा अरबी समुद्र में बने, इसके लिए हम लोगों ने पूरा उसका जो कार्रवाई है वो कार्रवाई कंप्लीट की, और सारी परमिशंस के बाद हमने उसका भूमि पूजन किया, काम भी शुरू किया। लेकिन कुछ लोग हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने तो हमारे फेवर में निर्णय दिया, वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें स्टे दे दिया। कई दिनों तक ये स्टे चलता रहा। अभी कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने वो केस वापस हाई कोर्ट को दे दिए, और अब हाई कोर्ट में उसकी सुनवाई होगी। मेरा विश्वास है कि हम हाई कोर्ट को कन्विंस कर पाएंगे। तो ये काम इसलिए नहीं हो पाया कि कोर्ट का उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन आया था। बुलेट ट्रेन का जहाँ तक सवाल है, हमने बुलेट ट्रेन का काम बुलेट की तरह तैयार शुरू किया था। 2.5 साल उद्धव जी की सरकार ने कहा हमको तो बुलेट ट्रेन की जरूरत ही नहीं है, ये क्यों हम बुलेट ट्रेन करें, काम रोका था। जैसे ही नई सरकार आई, बुलेट की तरह काम किया, सारा लैंड एक्विजिशन करके दे दिया, बुलेट की तरह काम शुरू हो गया है। और आप जो बुलेट ट्रेन का काम करते हैं उनको पूछिए या जापानीज साइड को पूछिए। जापानीज एम्बेसडर और जापानीज काउंसिल जनरल मेरे पास आए और उन्होंने विशेष रूप से मुझे धन्यवाद दिए और पत्र भी दिया कि आप लोगों ने जिस तेजी के साथ बुलेट ट्रेन का काम शुरू करवाया है, हम आपके आभारी है। तो अब बुलेट ट्रेन में कोई अवरोध बचा नहीं है, बुलेट ट्रेन बन रही है, और जल्दी ही आने वाले 2 या 2.5 साल में आप बुलेट ट्रेन में प्रवास करेंगे। बिल्कुल, आपको इन सारे प्रोजेक्ट के लिए बहुत शुभकामनाएं। एक सवाल मुझे लगता है मुंबईकरों की तरफ से मैं आपसे पूछ लूं, और इसको एलिटिस्ट सवाल मत समझिएगा। ये जो रेसकोर्स वाला इलाका है, इसके बारे में चर्चा है कि इसकी कुछ जगह लेकर के एक पार्क जैसा कुछ बनाएंगे। लोगों के मन में इसको लेकर आशंका है, क्योंकि ये ग्रीन लंग है मुंबई के शहर के बीच में, इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वहां सेंट्रल पार्क बन रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, नो कॉन्क्रीटाइजेशन। हमारा भी कहना यही है, इतना बड़ा इलाका है और जितने झाड़ उसमें होने चाहिए, जितने स्पीसीज उसमें होने चाहिए, जितनी ग्रीनरी उसमें होनी चाहिए, जिस प्रकार से वहाँ पर ऑक्सीजन तैयार होना चाहिए, ये सारी चीज़ें नहीं होती है। तो इसलिए हम लोगों ने अभी उसमें से मार्ग ये निकाला है कि रेस कोर्स तो वहाँ रहे, लेकिन इतनी खाली पड़ी हुई सारी जगह है, उस जगह पर तो आप और ग्रीन करेंगे। हाँ, देश का सबसे बड़ा
सबसे बड़ा ग्रीन पार्क, क्योंकि वो जगह है और सामने में कोस्टल रोड जब बना तो जब मैं कोस्टल रोड की मान्यता के लिए सेंट्रल एनवायरनमेंट कमेटी के पास गया तो उन्होंने कहा कि जी देखिए, ये जो कोस्टल रोड के कारण एडिशनल जगह तैयार हो रही है, आप लोग तो इसको कमर्शियली यूज़ करोगे और ये आप CRZ की लाइन बदल दोगे, तो हम लोग इसको परमिशन नहीं देते। मैंने कहा मैं आपको अंडरटेकिंग देता हूँ कि जितनी जगह तैयार हो रही है इस पर हम पार्क तैयार करेंगे, हम लोग इस पर प्लांटेशन करेंगे, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। अब ये दोनों जगह मिलाकर आपको आश्चर्य होगा, 300 एकड़ का सेंट्रल पार्क, नो कॉन्क्रीटाइजेशन, ओनली सेंट्रल पार्क, ओनली स्पीशीज, ओनली जिसको हम कह सकते हैं ग्रीनरी यहाँ पर तैयार हो रही है। हम मुंबई से लंग ले नहीं रहे, मुंबई को एडिशनल लंग दे रहे हैं। ये बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन है, क्योंकि इस पर ताकि फालतू लोगों में आशंका पैदा ना हो। एक आखिरी सवाल जो आप उसको ट्रिक क्वेश्चन ना समझें, क्योंकि लोग आपके बारे में चर्चा करते रहते हैं कि बहुत ही मजबूत और मेहनत वाले आदमी हैं आप, तो आगे चलते हुए लोग इंविसाज करते हैं कि आपका रोल क्या होगा। तो उसमें लोगों को कई बार ये भी लगता है कि आप लोकसभा का चुनाव इस बार लड़ने वाले तो नहीं हैं। देखिए, अभी 20 सीटें हमने घोषित कर दी और मैंने इस सवाल के ऊपर एक ताला लगा दिया क्योंकि कोई कहता था मैं पुणे से लड़ूंगा, कोई कहता था मैं नॉर्थ मुंबई से लड़ूंगा। ये सारी सीटें घोषित हो चुकी है और नागपुर में तो नितिन जी थे ही, तो इसलिए अभी सारी पूछा पुणे की चर्चा। अब सारी सीटें घोषित हो चुकी है, तो इसके ऊपर ताला लग चुका है। ओके, अब आप चुनाव के मैदान में हैं। जैसा हमने कहा कि महाराष्ट्र बहुत बड़ा बैटल ग्राउंड है। आप को बहुत शुभकामनाएं थैंक यू, सफल होने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।